नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अंकिता भंडारी केस में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुरी तरीके से घिर चुके हैं और उनके इस्तीफे की उल्टी गिनती भी मानो शुरू हो गई है। दरअसल बीते रविवार यानी 8 फरवरी को देहरादून में एक महापंचायत होती है और इसमें 40 संगठनों और विपक्षी पार्टियों के लोग जुटते हैं और इन सब का गुस्सा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर था। उनका कहना था कि सरकार इस केस को सही से नहीं सुलझा रही है, इसलिए अब धामी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महापंचायत के जरिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया। अंकिता की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने एक वीआईपी मेहमान को स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था और अब आरोप लग रहे हैं कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम है। महापंचायत की मांग है कि सीबीआई जांच में मुख्यमंत्री से भी पूछताछ हो और हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही इस केस में सीबीआई की जांच शुरू हुई वैसे ही एक पर्यावरणविद अनिल जोशी ने अपनी तरफ से एक नई एफआईआर दर्ज करा दी। अंकिता के पिता और विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये नई एफआईआर सिर्फ उस वीआईपी को बचाने की सोची समझी साजिश है ताकि असली जांच को दिशा से भटकाया जा सके। अंकिता के पिता ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि जब मेरी बेटी गलत काम के आगे नहीं झुकी तो मैं कैसे झुक सकता हूं। वो चाहते हैं कि जांच किसी नई एफआईआर पर नहीं बल्कि पुराने ही केस पर हो और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जज करे। फिलहाल आरोपियों को सजा मिल चुकी है लेकिन उस अज्ञात वीआईपी का चेहरा अब भी पर्दे के पीछे है, जिसे लेकर जनता में भारी गुस्सा है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक तरफ कई इंटरव्यूज और रैलियों में पीएम मोदी कहते हैं कि वो बिना थके बिना छुट्टी लिए देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ धामी जी की पत्नी इसलिए रो रही थी क्योंकि धामी जी दिन रात काम इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैडम जी, जरा उस बूढ़े बाप के बारे में भी जरा सोच लीजिए जिसकी जवान बेटी अंकिता भंडारी को रसूखदारों ने मार दिया, जिसके माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पति ने घर के लिए वक्त नहीं निकाला, पर अंकिता के पिता का तो घर ही उजड़ गया। जनता को इससे मतलब नहीं है कि सीएम साहब ने कितनी छुट्टियां ली। जनता तो अब ये पूछ रही है कि आखिर में वो वीआईपी कौन है जिसे बचाने में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। क्या सीएम साहब को अंकिता के माँ बाप को देखकर रोना नहीं आता कि किस तरीके से आज भी उसके माँ बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और वो भी आप ही की सरकार में। आपके पति जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने जनता से वादा किया था कि वो लोगों के लिए काम करेंगे, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज एक वीआईपी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। अंकिता के पिता आज भी अपनी बेटी के आखिरी पलों के कॉल रिकॉर्ड्स की मांग कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री की पत्नी के सियासी आंसू हैं और दूसरी तरफ बेबस पिता के असली आंसू हैं। शर्म आती है कि जब इंसाफ देने की बारी आती है तो सरकार चुप हो जाती है और जब अपनी बात आती है तो भावुक होने का नाटक खूब बखूबी जो है वो सीएम साहब की पत्नी कर रही हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सीएम धामी जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में उस वीआईपी को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों अब तक उस वीआईपी का नाम जो है वो सामने नहीं आ सका, क्यों जो इस मामले में नई एफआईआर है वो दर्ज करा रही है, क्या इस जांच को दिशा से भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना ने नई एफआईआर पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड की पूरी कानूनी प्रोसेस शुरुआती जांच से लेकर कोर्ट के फैसले तक लक्ष्मण झूला थाने में दर्ज है, वहां पर एफआईआर है और तो अब किसी नई एफआईआर की कोई जरूरत क्यों है, और इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। और उन्होंने याद दिलाया कि इसी पुरानी एफआईआर के बदौलत पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, कोटद्वार की सेशंस कोर्ट में ट्रायल चला, तीनों आरोपियों को दोषी भी करार दिया गया। ऐसे में नई एफआईआर दर्ज कराना न केवल कानूनी रूप से अनावश्यक है बल्कि ये मामले को और ज्यादा उलझाना और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश लगती है। और देखिए,
बड़े शर्म की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने राज्य की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं, लेकिन नफरत की राजनीति करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ अंकिता का परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, वीआईपी का नाम फाइलों में दबाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे को हवा दे रही है। कोर्ट द्वार में दीपक को लेकर वो तंज कस रहे हैं और वो साफ दिखा रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, बस अपनी राजनीति को चमकाना है। जब अपनी ही जनता और अपनी ही बेटी के हक में खड़ा होने की हिम्मत सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चुनावी रैलियों में ये थोथा राष्ट्रवाद क्यों दिखा रहे हैं? और कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को शर्म करनी चाहिए कि जिस रैली के अंदर या जिस भी सभा में वो गए, वहां पर उन्हें अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की बात करनी चाहिए थी, उत्तराखंड के विकास की बात करनी चाहिए थी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो है वो दीपक वाले मामले पर तंज कस रहे हैं और बजरंग दल के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जिसने वहां की कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे दी थी, या कहें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां की पुलिस को एक तरीके से सीधी चुनौती दे रही थी, उसके खिलाफ सीएम साहब एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के सीएम जो हैं वो दीपक को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तराखंड का जो मामला हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आज भी एक बेटी इंसाफ के लिए तरस रही है, उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और वो बेटी तो इस दुनिया के अंदर ही नहीं रही। वहीं मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी के नेता का नाम सामने आया। एक तरफ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता खुलेआम किस तरीके से अपनी तालिबानी मानसिकता दिखा रहे हैं, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी से जुड़े नेताओं की गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। सीधी जिले में बीजेपी नेता और यूट्यूबर संतोष पाठक ने एक महिला को सरेआम बाजार में बाल पकड़कर घसीटा और लाठियों से पीटा। वीडियो देखकर रूह कांप जाएगी। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो के अंदर अगर आप तक वो किसी भी तरीके से वो वीडियो पहुंच जाती है, आप कहीं देख लेते हैं, आप उस वीडियो को देखकर हिल जाएंगे कि कैसे बीजेपी का नेता सरेआम उस महिला को मार रहा है और कैसे एक सत्ताधारी नेता एक गरीब दुकानदार महिला पर अपनी ताकत आजमा रहा है। वहीं अशोकनगर में बीजेपी के सरपंच बली सिंह लोधी ने एक युवक बृजकिशोर यादव को जमीन पर पटक पटक कर उसके मुंह और छाती पर लात घूंसे बरसाए हैं। उत्तराखंड में अंकिता की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि उसने वीआईपी की गंदी मांग को ठुकरा दिया, और एमपी के सिधी में एक महिला को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने बीजेपी नेता के अतिक्रमण का विरोध किया था। अंकिता केस में सरकार वीआईपी का नाम छिपवा रही है, नई नई एफआईआर का खेल खेला जा रहा है। एमपी में वीडियो सबूत होने के बावजूद बीजेपी नेता की गिरफ्तारी में मानो पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ये देखकर कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी के नेता खुद बेटियों को सरेआम सड़कों पर लाठियों से पीट रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में और पुष्कर सिंह धामी की सरकार के अंदर यही बेटी और महिलाओं की सुरक्षा है कि उनके नेता सड़कों पर गुंडागर्दी करें? उत्तराखंड में अंकिता के पिता आज भी एक वीआईपी के नाम के लिए तड़प रहे हैं, और यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरपंच और नेता सरेआम लोगों के मुंह पर लात मार रहे हैं। ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये सत्ता का नशा है, सत्ता की हनक है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा और पुलिस सत्ता के गुलामों की तरह व्यवहार करेगी तो समझ लेना चाहिए कि जनता अब सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के सफेद पोश नेता भूल गए हैं कि जिस जनता के वोट से वो कुर्सी पर बैठे हैं, वही जनता इन्हें सड़क पर लाने का दम भी रखती है। एक तरफ ये तमाम घटनाएं हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए देश की संसद चल रही है, वहां क्या तमाशा चल रहा है। वहां पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, और ये खतरा विपक्ष की तरफ से था। पीएम मोदी जी को परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, उनके सांसद आके तमाम तरह की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात रखनी है,
हम चाहते हैं कि मनरेगा पर बात हो, हम चाहते हैं कि जो चीन हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है लगातार, हम उस पर बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जो बार-बार ये कह रहे हैं कि मुझे संसद के अंदर जो है बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ ये तमाशा चल रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है और ये खतरा विपक्ष से है। वहीं इसे लेकर बीजेपी की 11 महिला सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक साझा पत्र लिखती हैं कि विपक्ष की महिला सांसदों के व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है और इस पर वो कड़ी आपत्ति जताती हैं। ये पत्र 4 फरवरी 2026 को संसद में हुए हंगामे के बाद लिखा गया, जिसमें बीजेपी सांसद ये कह रही हैं कि विपक्षी सदस्यों ने सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। सांसदों के अनुसार हंगामे के दौरान विपक्षी नेता वेल में आ गए, टेबलों पर चढ़ गए, कागज फाड़ दिए और कुछ महिला सांसद तो जो थी वो सीधे तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गई। और इस पत्र के अंदर जो है स्पीकर जी की तारीफ की जा रही है कि भैया उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। बाद में ये महिलाएं जो विपक्ष के सांसद हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। लेकिन अगर आप इन हालिया घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो यहां पर क्या नजर आता है। एक तरफ ये माननीय महिला सांसद जी कागज फटने शोर शराबे से इतनी ज्यादा आहत है कि उन्होंने तुरंत पत्र लिख डाला, पर दूसरी तरफ आप देखिए उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी और मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी का शिकार हुई महिलाओं के लिए इनकी संवेदनाएं गायब दिखती हैं। ऐसे मामलों पर ये लोग नहीं इतनी त्वरित बात रखते हुए नजर आते। अपनी अंकिता के पिता सालों से न्याय के लिए चीख रहे हैं। एमपी में बीजेपी के नेता महिलाओं पर लाठियां बरसा रहे हैं, लेकिन 11 महिला सांसदों को ये नहीं दिखता कि उन पीड़ितों के हक में भी आवाज उठानी चाहिए कि आखिर में हमारी सरकार के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन संसद में तो चल रहा है तमाशा। विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक नई जो है वो बात बनाई जा रही कि पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करने की साजिश रची जा रही थी। बताइए, बहरहाल आप लोग इन तमाम मामलों को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।